जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं ब्लॉक 7 की पैथोलॉजी हीमेटोलॉजी में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का एक ओवरव्यू दिया था। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि इस ओवरव्यू का आप लोग समझ रहे हो तो आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन डीआईसी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं ली तो पहले वो वीडियो लेकर आओ, क्योंकि वो समझोगे, उसका ओवरव्यू समझोगे, जनरल कॉन्सेप्ट समझोगे, जनरल आइडिया लोगे, तभी ये टॉपिक समझ आएगा। बच्चों ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अभी हमारा जो प्रॉफ गुजरा है इसमें से एक एससीक्यू आया हुआ था, ठीक है, और 5 नंबर का वो एससीक्यू डायरेक्ट आया हुआ था। इसके अलावा अब तो इसमें से एमसीक्यू है, तो मतलब लाजमी इस टॉपिक को टच किया जाएगा फॉर एमसीक्यूज। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। पहले इसके नेम को ब्रेक करो। डिसमिनेटेड का क्या मतलब होता है? डिसमिनेट का मतलब होता है फैला हुआ, स्प्रेडिंग एवरीवेयर। इंट्रावास्कुलर का मतलब है कि वेसल्स के अंदर, इनसाइड द ब्लड वेसल, और कोगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो अगर हम इसके नाम को ब्रेक करें तो हमें समझ आती है कि इट इज़ द वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग, ठीक है, वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग विच इज अकरिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स एंड थ्रू आउट द बॉडी इट इज अकरिंग। यानी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उन सब के अंदर क्लॉटिंग हो रही है। अब ये क्या बात हुई, क्लॉटिंग कैसे हो रही है, किस तरीके से? तो ये हम इसकी पैथोजेनेसिस सारी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोगों की बुक से पहले ना मेरा एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना, आप लोग वो समझो। ये एक पेज का कंसेप्ट है, ये आप लोग ले लोगे ना तो आपकी बुक की वर्डिंग आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब जनरल कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? अगर आप लोग रिकॉल करो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नॉर्मली हमारे पास क्लॉटिंग सिर्फ तब होती है जब इसकी ज़रूरत होती है। यानी ये कैसे? कोई भी टिश्यू इंजरी हुई, कोई एक्सट्रिंसिक या फिर इंट्रिंसिक टिश्यू इंजरी हुई, वहाँ पे वेसल क्या होने लग गई, लीक होने लग गई, ठीक है, और वहाँ पे क्लॉट बनने की ज़रूरत थी। तो आपके पास क्लॉट किस तरह बनता है? प्लेटलेट्स की मदद से बनता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की मदद से बनता है, और ब्लड वेसल की अपनी वॉल की मदद से बन रहा होता है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल क्लॉटिंग के लिए हमें चाहिए होती हैं। सो कोई भी टिश्यू इंजरी होती है तो सिर्फ उस जगह पर क्लॉटिंग होती है, यानी कि हर जगह पर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाए। कोई इंजरी होती है तो वेसल ब्रेक होती है और वहाँ पर क्लॉट सिर्फ वहीं उसी जगह पर बनता है, लोकलाइज्ड क्लॉट बनता है, ताकि वेसल को रिपेयर किया जा सके, इंजरी को रिपेयर किया जा सके और ब्लीडिंग ना हो उस जगह से। और ब्लीडिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब डीआईसी के अंदर क्या होता है बच्चों कि जो क्लॉटिंग का सिस्टम है, ये प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स ने क्लॉटिंग करानी थी वो ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है, और वेसल्स हर जगह, बॉडी के अंदर जितने भी वेसल्स हैं हर जगह वेसल्स के अंदर क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि नॉर्मली क्लॉटिंग सिर्फ वहाँ होती है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन डीआईसी में क्या होता है? क्लॉटिंग का सिस्टम ओवर एक्टिवेट होके हर जगह वेसल्स के अंदर क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप लोगों को अगर याद हो तो क्लॉट बनाने के लिए मैंने अभी बताया कि क्लॉट बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत है। अब जब बॉडी के अंदर हर जगह क्लॉटिंग होती रहेगी तो जो क्लॉटिंग का मटीरियल है, क्लॉटिंग का मटीरियल क्या है? प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर, इसकी मदद से क्लॉटिंग होनी थी। तो जब हर जगह क्लॉटिंग हो रही है तो जो क्लॉटिंग का मटीरियल है वो बहुत जल्दी यूज़ हो रहा है। जब क्लॉटिंग का मटीरियल, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर बहुत जल्दी यूज़ होगा तो ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर लो हो जाएंगे, और जब लो प्लेटलेट्स और लो क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा ना, जब भी हमारे पास कोई ल्यूकीमिया, कैंसर का पेशेंट होता है, हम कहते हैं कि अचानक से नाक से खून निकलना स्टार्ट हो गया, जबड़ों से खून निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बंदे के अंदर प्लेटलेट्स कम है, इसको प्लेटलेट्स लगाओ। क्योंकि जो प्लेटलेट होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, क्लॉटिंग फैक्टर, वो मेंटेन कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। तो जब डीआईसी के अंदर इतनी ज़्यादा क्लॉटिंग हो गई कि जो क्लॉटिंग का मटेरियल था वो सारा इस्तेमाल हो गया, तो बॉडी जो है वो प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स में लो हो जाएगी, और जब लो हो जाएगी तो जो वेसल्स की इंटेग्रिटी होगी वो मेंटेन रखने के लिए कुछ होगा ही नहीं, और वेसल्स तो वैसे ही बहुत फ्रेजाइल होती हैं, तो वहाँ से ब्लीडिंग निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो डीआईसी के अंदर पहले हमारे पास क्या हुई? एक्सेसिव क्लॉटिंग, और फिर हमारे पास क्या? एक्सेसिव ब्लीडिंग। यानी कि पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा कि अंदर उसके क्लॉट्स होंगे और बाहर से वो ब्लीड कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को जनरल कॉन्सेप्ट की समझ आई है कि नॉर्मली हमारे पास क्लॉटिंग सिर्फ तब होती है जबकि वेसल ब्रेक होती है, वेसल की इंजरी होती है, और सिर्फ उसी जगह पे क्लॉट बन जाता है प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स के थ्रू। रिपेयर का प्रोसेस ये है। अब डीआईसी में क्या होता है कि क्लॉटिंग सिस्टम इतना ओवर एक्टिवेटेड होता है कि बॉडी में हर जगह, वेसल्स में हर जगह क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इतने जल्दी हमारे पास क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो क्लॉटिंग का मटेरियल है, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर, वो तो खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो बॉडी के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पेशेंट बाहर से ब्लीड कर रहा होगा और अंदर से उसके क्लॉट्स होंगे। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल आइडिया आप लोगों को समझ आ गई डीआईसी की। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। आपकी बुक की पैथोजेनेसिस अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो यही कहते हैं कि
क्लॉटिंग के, अगर आप लोगों को याद हो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्लॉटिंग के हमारे पास अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करें, क्लॉटिंग फैक्टर्स के थ्रू क्लॉटिंग की बात करें तो दो पाथवेज होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है अगर टिश्यू इंजरी आउटसाइड द ब्लड वेसल हुई, इंट्रिंसिक पाथवे तब एक्टिवेट होता है अगर टिश्यू इंजरी इनसाइड द ब्लड वेसल हुई। अभी के लिए ना बस आप लोग दो बातें रट्टा मार लो, समझ नहीं भी आ रही तो रट्टा मार लो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे तब एक्टिवेट होगा, इट इज ट्रिगर्ड, ये तब ट्रिगर होगा जब हमारे पास टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्रोकोगुलेंट रिलीज होंगे। इट इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर एंड इंट्रिंसिक पाथवे इट इज ट्रिगर्ड बाय एक्सपोज्ड कोलेजन। बस दो बात याद रखो, आपकी बुक के अंदर इतनी तफसील है ना, बिला वजह की तफसील डाली हुई है बच्चों को परेशान करने के लिए। बस आप इतना याद रखो कि क्लॉटिंग का जो एक्सट्रिंसिक पाथवे इट इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर और इंट्रिंसिक पाथवे इट इज ट्रिगर्ड बाय द एक्सपोज्ड कोलेजन, और इन दोनों का जो एंड प्रोडक्ट है जी तो बच्चों जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इट इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर, इंट्रिंसिक पाथवे इट इज ट्रिगर्ड बाय एक्सपोज्ड कोलेजन, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मतलब इन दोनों की जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है कि इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना होता है, थ्रोम्बिन प्रोड्यूस करना होता है। थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है, फिब्रिन जो है वो क्लॉट बनाता है, यानी कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवेज का मकसद क्या है, फाइब्रिन बनाना, ताकि फाइब्रिन क्लॉट बनाया जा सके, बॉडी के अंदर क्लॉटिंग हो सके। बस इतना याद रखो, एक्सट्रिंसिक जहाँ पे भी होगा इट इज ट्रिगर्ड बाय रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर, इंट्रिंसिक इट इज ट्रिगर्ड बाय एक्सपोज्ड कोलेजन। ठीक है, अब ये जो दोनों पाथवेज होते हैं इनको लिमिटाइज कौन करता है, मतलब ऐसे तो ये हर वक्त काम करते हैं, हर वक्त बॉडी के अंदर क्लॉटिंग होते हैं, लेकिन ये लिमिटेड होते हैं बच्चों, इनका एक्टिविटी लिमिटेड होती है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मली सर्कुलेशन के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, सर्कुलेट कर होते हैं, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, और अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आते हैं तो इनको इनके काम के बाद फौरन से क्लियर कर दिया जाता है सर्कुलेशन से, लिवर इनको क्लियर कर देता है कि ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ज़्यादा देर ब्लड में ना रहें। ठीक है, तो इस तरह से इनकी एक्टिविटी रेगुलेटेड रहती है, लिमिटेड रहती है। अब डीआईसी के ट्रिगर्स क्या है, अब बच्चों ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि डीआईसी किसी बंदे को खामखा में डेवलप हो जाए। डीआईसी के भी दो ट्रिगर्स होते हैं, दो मेजरली ट्रिगर्स, अगर ये ट्रिगर्स आते हैं और इन कंडीशंस के अंदर आते हैं ना तो ही डीआईसी होगा। डीआईसी के दो मेजर ट्रिगर्स क्या है, सबसे पहला है रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर या फिर प्रोकोगुलेंट, यही वाली बात के टिश्यू फैक्टर, ये इधर टिश्यू फैक्टर का रिलीज होना, क्योंकि टिश्यू फैक्टर जब रिलीज होगा तो एक्सट्रिंसिक पाथवे ओवरली स्टिमुलेटेड हो जाएगा, तो रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर या फिर प्रोकोगुलेंट, और दूसरा हमारे पास वाइड स्प्रेड एंडोथेलियल इंजरी। अब मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। टिश्यू फैक्टर हमारे पास जब रिलीज होगा तो इससे क्या होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे ओवरली एक्टिवेट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टिश्यू फैक्टर आई जा रहा है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है ना एक्टिवेटेड और बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब टिश्यू फैक्टर किन कंडीशंस के अंदर एबनॉर्मली रिलीज हो सकता है, इसमें है ऑब्स्टैटिक कॉम्प्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने लाजमी याद रखना है, अगर सवाल आएगा ना तो लाजमी तौर पर ऐसे उसने सिनेरियो में दिया हुआ होगा आपको कि अभी अभी उस बंदी की डिलीवरी हुई। ऑब्स्टैटिक कॉम्प्लिकेशन मतलब चाइल्ड बर्थ की कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो। ठीक है, ऑब्स्टैटिक कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि प्लेसेंटा से बहुत ज़्यादा टिश्यू फैक्टर रिलीज हो गया, या फिर सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, खासतौर पे एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया और एडिनोकार्सिनोमा कैंसर सेल्स जो होते हैं ये भी टिश्यू फैक्टर रिलीज कर रहे होते हैं, या फिर बैक्टीरियल सेप्सिस। बैक्टीरियल सेप्सिस में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं वो मोनोसाइट्स से वो रिलीज करा रहे होते हैं, साइटोकाइन इंटरल्यूकिन रिलीज करा रहे होते हैं, इंटरल्यूकिन जो है ना वो टिश्यू फैक्टर का रिलीज करवा रहा होता है। ठीक है, तो टिश्यू फैक्टर या फिर प्रोकोगुलेंट्स का रिलीज होना इन कंडीशंस के अंदर, अगर टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा तो एक्सट्रिंसिक पाथवे ओवरली स्टिमुलेटेड हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास वाइड स्प्रेड एंडोथेलियल इंजरी। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग लगी हुई होती है, और इनका नॉर्मल काम क्या होता है, वेसल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना होता है और वेसल के अंदर क्लॉट बनने से प्रिवेंट करना होता है। लेकिन अगर एंडोथेलियल सेल जो है ना यहाँ से उखड़ गए हैं, यहाँ से इनकी इंजरी हो गई, इनकी इन्फ्लेमेशन हो गई, यहाँ से उधड़ गए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा कि नीचे इसके लगा हुआ होता है कोलेजन। ठीक है, सब एंडोथेलियल मतलब एंडोथेलियल के नीचे, एंडोथेलियम के नीचे सब एंडोथेलियल कोलेजन जो होगा ना, अगर यहाँ से ये सेल्स हट जाएं तो इसके नीचे वाला जो कोलेजन होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। और अगर आप लोगों को याद हो तो कोलेजन के एक्सपोजर से, कोलेजन किस चीज़ का ट्रिगर है, इंट्रिंसिक पाथवे का ट्रिगर है। एक तो इंट्रिंसिक पाथवे यहाँ से ओवरली स्टिमुलेट हो जाएगा, दूसरा जब यहाँ से कोलेजन हट जाएगा ना तो यहाँ से भी टिश्यू फैक्टर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और टिश्यू फैक्टर किस चीज़ का ट्रिगर है, एक्सट्रिंसिक पाथवे का। और यहाँ पे प्लेटलेट्स एक तो खुद आके यहाँ पे स्टिक होना शुरू कर देंगे और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे भी स्टिमुलेट हो जाएगा, तो रिजल्टेंटली बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये किन कंडीशन में होता है, एसएलई सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, आप लोग ब्लॉक 8 में इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही। सर्च हमारे पास क्या होता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ये भी एक कंडीशन है, इस पर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, यानी कि हीट स्ट्रोक, किसी बंदे को हीट स्ट्रोक हो गया, बर्न्स, आग लग गई है उसमें, उसको जो है ना बहुत ज़्यादा बर्निंग हो गई है। इसके अलावा इन्फेक्शन हमारे पास मेनिंजियोकोकाई या फिर रिकेट्सियल इन्फेक्शंस, ये हमारे पास दोनों बैक्टीरिया होते हैं।
जी, तो बच्चों मैंने आपको इस पेज पे क्या बताया है कि क्लॉटिंग हमारे पास दो पाथवे से हो रही थी। क्लॉटिंग फैक्टर के थ्रू अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे से, एक्सट्रिंसिक पाथवे टिश्यू फैक्टर से ट्रिगर होता है, इंट्रिंसिक पाथवे एक्सपोज कोलेजन से ट्रिगर होता है। और डीआईसी के भी दो मेजर ट्रिगर हैं, एक है टिश्यू फैक्टर का रिलीज होना जो इन कंडीशन में, तो एब्स्ट्रैक्टिव कॉम्प्लिकेशन, कैंसर और बैक्टीरियल सेप्सिस और वाइड सेपरेट एंडोथेलियल इंजरी, जो कि एसएलई सर्ज, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स और इन्फेक्शंस के अंदर जो है ना वो ओवरली एक्टिवेटेड हो रहा होता है। सॉरी बच्चों, अब मैं घर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, वैसे मैं हॉस्टल से रिकॉर्ड करती हूँ। आज यहाँ घर में इतना शोर है, गली में इतने लोग आ जा रहे हैं, ईद का मौका है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बार बार वीडियो को स्टॉप करना पड़ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। अब बच्चों आप लोगों ने क्या याद रखना है, आप लोगों ने एक निमोनिक इसका याद रखना है, मॉम्स, ठीक है। अगर आप लोगों से ये सारी कंडीशन, वैसे तो ये थोड़ी सी कंडीशन, अगर आप लोगों से ये कंडीशन याद नहीं रखी जाती ना कि एब्स्ट्रैक्टिव कॉम्प्लिकेशन और कैंसर और ये वो, तो आप बस इसका एक निमोनिक याद रखो विच इज मॉम्स। एम से क्या बनता है, मेलिग्नेंसी यानी कि एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, कैंसर। ओ से क्या बनता है बच्चों, ऑब्स्ट्रैक्टिव कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। एम से क्या बनता है, मेजर ट्रॉमा, खासतौर पर ब्रेन को कोई ट्रॉमा हो रहा है या फिर हमारे पास कोई बर्न्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो रही है। और एस से हमारे पास बनता है सेप्सिस। बच्चों अगर आपके सिनेरियो आएगा ना तो इन चारों कंडीशन से बाहर से नहीं आने वाला, मेजरली ऑब्स्ट्रैक्टिव कॉम्प्लिकेशन आता है या फिर सेप्सिस आता है, ये ही ज़्यादातर पूछ जाते हैं। फिर भी आप लोग ये चार मेजरली वो याद रख लो, इससे क्या होगा कि आप लोगों को सिनेरियो गेस करने में आसानी होगी, ठीक है। वो आईटीपी होता है एक बीमारी, और डीआईसी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आईटीपी है या फिर डीआईसी। आईटीपी का भी मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों ने जो है ना इन कंडीशन से, वो स्टार्ट ही सिनेरियो इसी से करेगा कि एक बंदी है जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है और उसके बाद उसकी जो है ना वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही और बॉडी में जगह जगह क्लॉट्स बन रहे हैं, इस तरह का वो आपको सिनेरियो बताएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपकी बुक ने थोड़ा सा प्रोटीन सी और थ्रोम्बोमॉडुलिन का बताया हुआ है। बच्चों थ्रोम्बोमॉडुलिन हमारे पास क्या करता है, थ्रोम्बोमॉडुलिन जो है ना वो प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन सी हमारे पास एंटीकोगुलेंट होती है, यानी कि क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट कर रही होती है कि ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग ना हो। अब डीआईसी के अंदर क्या होता है कि ये टिश्यू फैक्टर के रिलीज होने की वजह से और मुख्तलिफ कंडीशन की वजह से थ्रोम्बोमॉडुलिन का लेवल कम हो जाता है। थ्रोम्बोमॉडुलिन कम हो जाएगा तो प्रोटीन सी भी कम हो जाएगा और जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होंगे कम हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बस मैं फिर बच्चे कह रहे होते हैं कि आप हर चीज़ पढ़ाएं, तो मैंने कहा मैं हर चीज़ पढ़ा देती हूँ, लेकिन याद जितना करना है उसका मैं आप लोगों को अलग से फ्लो चार्ट बताती हूँ। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं डीआईसी के, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, और एंड में हम लोग एक फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने आप लोगों को कितना पढ़ाया। ये डीआईसी लिखी हुई है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ये इतनी लंबी पैथोजेनेसिस जो लिखी हुई है ना, ये आप लोगों को इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक पेज के ऊपर आपको बता दी कि एक पेज अगर आप लोग याद कर लेते हो, बल्कि इससे भी छोटा मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट बताऊंगी, वो आप लोग याद कर लेते हो, वो मोर देन इनफ है बच्चों, क्योंकि एंड में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता ना। इसमें इस फ्लो चार्ट को भी हम लोग डिकोड करेंगे, यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, और ये भी बच्चे याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को वो चार कंडीशन बता दी हैं, वही बहुत है। मॉर्फोलॉजी है और उसके बाद इससे क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कवर करते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे भी अप्रिशिएट करो।